So, welcome back, guys, to your very own channel, GST with Kaustav. In this particular class, we are going to discuss the chapter of supply. I mean, in your GST syllabus for CA final, obviously, because you all know that I take CA final coaching. So, supply. अभी students ये supply, the concept of supply is very much important because अभी ये क्या बोल रहा है देखो सेक्शन 7 ऑफ ये चैप्टर में बेसिकली दो ही सेक्शन है। एक तो सेक्शन 7 विच ऑब्वियसली ये सेक्शन किस किस एक्ट का है, सीजीएसटी एक्ट। बाकी जो इंट्रोडक्शन मतलब ये जो कुछ इंट्रोडक्टरी डेफिनेशंस है, व्हाट इज सीजीएसटी एक्ट, व्हाट इज आईजीएसटी, व्हेन एसजीएसटी यूटीजीएसटी आर लेविड, definition of union territory, definition of taxable territory, non-taxable territory. So these place of supply, time of supply. So these concepts uh, I will cover in a separate video, and that video, the name of that video would be Introduction to GST. Okay. So in this chapter, we are basically going to cover two sections. Section 7 of CGST Act, read with, RW means read with Schedule 1, 2, 3. There are three schedules in this act. And why supply is important? Because in GST regime, supply is the single taxable event. I mean, whenever there is a supply, uh, we need to calculate GST on that particular supply. Supply का definition क्या है? Three components are there: activity, business, and consideration. We would be saying this as ABC test. Okay. Once these three criteria are satisfied, we can call that particular event as a supply. What are those criteria? First is activity. There shall be a supply of goods or services or both. क्या बोल रहे हैं? मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन है जिसमें सप्लाई होना चाहिए किस चीज का? एक तो गुड्स का, दूसरा सर्विसेज का, तीसरा दोनों का कॉम्बिनेशन। अभी ये एक्टिविटी में कौन कौन से चीज कवर हो रहे हैं? सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, रेंटिंग, लीजिंग एटसेट्रा। दूसरा क्या बात है? बिजनेस। बिजनेस अभी ये इसका देखो, द सप्लाई शैल बी इन कोर्स और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस कनेक्शन होना चाहिए। इन सिंपल सिंपल वर्ड्स, देयर शैल बी अ बिजनेस कनेक्शन टू इट। थर्ड क्राइटेरिया इज कंसिडरेशन। द सप्लाई शैल बी मेड इन एक्सचेंज ऑफ अ कंसिडरेशन। अभी देखो, इन इन सप्लाई two parties are involved. One is the supplier who supplies the goods or services, and one is the recipient who receives the supply. तो यहाँ पे recipient consideration पे करेगा supplier को। तो एक्टिविटी, बिजनेस, कंसिडरेशन, तीनों के तीनों जहां पे सेटिस्फाई हो गया, हम लोग उसको बना देंगे सप्लाई। उसके बाद शेड्यूल 1। अभी शेड्यूल 1 क्या बोल रहे हैं? इक्वल, मैंने लिख के रखा है इक्वल टू सप्लाई। इट मीन्स कि शेड्यूल 1 में हम लोग जो जो चीज पढ़ेंगे उसको हम लोग सप्लाई मान के चलेंगे। तो यहाँ पे देखो, दो मैंने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। वन इज ट्रांजैक्शन विद कंसिडरेशन एंड अनदर इज ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन। एफओसी मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सेकेंड पार्ट को बाद में आते हैं। ये सेकेंड पार्ट में बेसिकली वी आर टॉकिंग डिस्कसिंग अबाउट डीम्ड सप्लाई। फर्स्ट पार्ट क्या है? विद कंसिडरेशन। इट इज अ सप्लाई व्हेन एबीसी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है, import of service for personal consumption without consideration is not a supply। यहाँ पे देखो क्या क्या क्राइटेरिया है। सर्विस इंपोर्ट होना चाहिए, गुड्स नहीं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर पर्सनल कंजम्पशन, बिजनेस कनेक्शन नहीं है। ये जहां पे आ गया बात, वो उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। देन डीम्ड सप्लाई कैटेगरी में सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डीम्ड, मतलब सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्संस और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्संस। ये जो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्संस है ये कवर होता है सेक्शन 25 में। यहाँ पे दूसरा क्या क्राइटेरिया है? ये होना चाहिए इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस कनेक्शन रहना चाहिए। ये हो गया आपका फर्स्ट डीम्ड सप्लाई। ये जो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन जो है और रिलेटेड पर्सन, इसको मैं नीचे यहाँ पे डेफिनेशन पहले सीखते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन, एक तो मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। फैमिली के डेफिनेशन में आते हैं स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ओनली इफ दे आर डिपेंडेंट। तो फैमिली का प्राइमरी डेफिनेशन में आपका तो स्पाउस और चिल्ड्रन आ गया।
दूसरा में है ब्रदर सिस्टर पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट ओनली इफ दे आर डिपेंडेंट। तो कौन रिलेटेड पर्सन हो गया? मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, एनी ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। ये तो बहुत इजी सा पॉइंट है। लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स, कोई पार्टनरशिप फर्म है उसमें पार्टनर ए बी सी है तो तीनों रिलेटेड पर्सन हो गए। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ये रिलेटेड पर्सन है। इफ अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स देम, मतलब देर इज टू एंटिटी, एंटिटी ए एंटिटी बी, दोनों का ही पेरेंट कंपनी है एंटिटी सी, तो ये वो कैटेगरी में आ गया। इफ दे टुगेदर कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, मीन्स अभी एंटिटी ए है एंटिटी बी है, दे फॉर्म अ जॉइंट वेंचर। अभी वो जॉइंट वेंचर कंपनी क्या करती है? कंपनी सी को कंट्रोल कर रहे हैं, ये केस उसमें फॉलो हो गया। देन अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स और होल्ड्स और ओन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 25% वोटिंग शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। अब ये थर्ड पर्सन क्या हो सकता है? ये तो देखो कोई पेरेंट कंपनी हो सकता है। कंपनी सी है जो कंपनी ए में 30% शेयर रखती है और कंपनी बी में 40% शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो ये केस में कंपनी सी वो रिलेटेड कंपनी हो गए दोनों के। लास्ट क्या पॉइंट है? वन इज सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द अदर, मतलब कंपनी ए है और कंपनी बी है। कंपनी बी क्या करती है? कंपनी ए जो गुड्स प्रोड्यूस करता है ना, उसको बेचने का राइट सिर्फ कंपनी बी के पास है, तो वो भी रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में आ जाएंगे। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ डिस्टिंक्ट पर्संस, इसको हम लोग मान के चलेंगे डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्संस। इसमें क्या क्राइटेरिया है पहले सीखते हैं। वेयर अ पर्सन विद द सेम पैन नंबर, इसमें देखो मेन पॉइंट है पैन नंबर सेम होना चाहिए, हैज जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। इफ, उसके बाद इफ दैट पर्सन क्रॉसेस टर्नओवर इन अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ही नीड्स टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है। अभी फॉर एन एग्जांपल कोई एक कंपनी है जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, उसी कंपनी का अभी स्टेट ऑफ गुजरात में समझो उसका एग्रीगेट टर्नओवर, ये एग्रीगेट टर्नओवर हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी चैप्टर में डिटेल में सीखेंगे। फॉर द टाइम बिंग ओनली ये दिमाग में रख के चलो कि एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड होने से पर्सन इज लायबल टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। उसके बाद क्या है? However, if a person has more than one establishment in any state, ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन का ना गुजरात में उसका ऑलरेडी महाराष्ट्र में एक एस्टेब्लिशमेंट है, तो गुजरात में भी उसका हो सकता है 2-3 जगह पे फैक्ट्रीज है। देन इट इज ऑप्शनल टू टेक मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, मतलब एस्टेब्लिशमेंट वाइज भी वो ऑप्शनली रजिस्ट्रेशन ले सकता है, बट ये इट इज नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी क्या है? एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी है। उसके बाद फ्रॉम एनी स्टेट इफ ही इज मेकिंग नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो नो नीड टू टेक एग्जेम्पशन इन दैट केस। ओके, तो ये हम लोग ने यहाँ पे सीख लिया है। तो ये केसेस आपका कवर हो गया डिस्टिंक्ट पर्सन एंड रिलेटेड पर्सन। सो फर्स्ट पॉइंट क्या था? सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्संस इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसको हम लोग डीम्ड सप्लाई मान के चलेंगे इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन। सेकेंड केस क्या है? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी ऑलरेडी अवेल्ड। परमानेंट ट्रांसफर मतलब क्या होता है? इसका एक एग्जांपल मैं दे दे रहा हूं। समझो आप बिजनेस में आप स्टॉक खरीदे हो, समझो ये कंपनी कॉस्मेटिक्स बेचती है, फॉर एन एग्जांपल शुगर कॉस्मेटिक्स। तो कंपनी क्या करती है ना, उसका जो फीमेल एम्प्लॉयज है उनको उन्हीं का स्टॉक पर्सनल कंजम्पशन के लिए दे देती है। पर यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या है? देखो कंपनी ने जब ये स्टॉक खरीदा है उसने तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी अवेल किया होगा ना। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई जहां पे होता है, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, इट विल बी अ डीम्ड सप्लाई। थर्ड केस क्या है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। यहाँ पे क्या चल रहा है? सो इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन। देखो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस कौन सा केस में डीम्ड सप्लाई की कैटेगरी में आता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, import of service from a related person or a deemed distinct person for business purpose। import of service यहाँ पे
थोड़ा सा ये जम्बल्ड अप हो गया. लेट मी जस्ट correct this thing. Just a second, guys. Import of service. ओके इसको बाद में मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ, अभी वो पेन काम नहीं कर रहा है. नॉट अ प्रॉब्लम. मैं जस्ट बोल दे रहा हूँ, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस from a related person or a deemed distinct person in course or furtherance of business, even if without consideration it is deemed to be as a supply. फोर्थ केस है सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली. देखो यहाँ पे मेन आपका जो क्राइटेरिया है ना, यहाँ पे मेन क्राइटेरिया आपका चल के आ रहा है गुड्स. ओके why it is not working. Okay, सो फोर्थ केस इज सप्लाई ऑफ गुड्स. यहाँ पे सर्विस कवर्ड नहीं होगा. तो यहाँ पे देखो दो ये ना, बेसिकली आप इसको ना याद रखो कि सप्लाई ऑफ गुड्स टू और फ्रॉम एजेंट, इसको एजेंसी के हिसाब से याद रखना. मेन कीवर्ड है गुड्स एंड एजेंट. दो केस है यहाँ पे. पहला केस है एजेंट सप्लाई गुड्स सप्लाई कर रहा है प्रिंसिपल को. एजेंट गुड्स सप्लाई कर रहा है प्रिंसिपल को, और एजेंट इज द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. यहाँ पे मेन कंडीशन क्या है? इफ द एजेंट प्रोक्योर्स गुड्स एंड receives invoice in his name. एजेंट एज अ रिसिपिएंट खुद के नाम पे इनवॉइस रिसीव कर रहा है. तो ये केस में इसको हम लोग शेड्यूल 1 एजेंट बोलेंगे. And even if the supply of goods is even if the supply of goods is of free of cost, उसके बाद भी हम लोग ये इंसिडेंट को सप्लाई मान के चलेंगे. यहाँ पे देखो मैंने एक नोट डाल के रखा है, फॉर सर्विसेज इफ फ्री ऑफ कंसिडरेशन सप्लाई इट इज नॉट अ सप्लाई, इट इज ओनली फॉर गुड्स. दूसरा केस क्या है? प्रिंसिपल सप्लाइज गुड्स टू द एजेंट. अभी यहाँ पे जो एजेंट है, देखो प्रिंसिपल सप्लाइज द गुड्स टू द एजेंट, एजेंट इश्यूज इनवॉइस ऑन बिहाफ ऑफ दैट. ये ना वाइस वर्सा केस है. देखो पहला केस में एजेंट गुड्स भेज रहा था प्रिंसिपल को, तो लीगली मतलब प्राइमा फेसी आपको लग रहा है कि एजेंट इज अ सप्लायर, बट केस उल्टा है. एजेंट इज द रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. एंड दूसरा केस क्या है? प्रिंसिपल गुड्स सप्लाई कर रहे हैं एजेंट को, एजेंट इश्यूज इनवॉइस ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. प्राइमा फेसी आपको देख के लग रहा है कि प्रिंसिपल इज अ सप्लायर, बट यहाँ पे एजेंट सप्लायर है, उल्टा केस है. तो ये केस पे कंडीशन क्या है? एजेंट इश्यूज इनवॉइस टू द कस्टमर इन हिज नेम एंड नॉट इन प्रिंसिपल्स नेम. तो जहां पे प्रिंसिपल के नेम पे वो इनवॉइस इशू करके चलेगा उसको हम लोग शेड्यूल 1 एजेंट नहीं बोलेंगे. और वो केस में अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको हम लोग सप्लाई मान के नहीं चलेंगे. सिर्फ अगर ये एजेंट शेड्यूल 1 एजेंट के हिसाब से क्वालिफाई कर रहा है वो केस में हम लोग एफओसी ट्रांजैक्शन को भी सप्लाई मान के चलेंगे. ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा? शेड्यूल 1 में एक तो विद कंसिडरेशन, यहाँ पे एक एक्सेप्शन था इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर पर्सनल कंजम्पशन विदाउट कंसिडरेशन. ठीक है, यहाँ पे बिजनेस हो चाहे बिजनेस कनेक्शन हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है. इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर पर्सनल कंजम्पशन विदाउट कंसिडरेशन ये सप्लाई कभी नहीं होगा. उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, yeah okay. तो ये जो ऊपर वाले जो केसेस हम लोग ने देखा जहां पे ये डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का बात चल रहा था, ऑल दीज अबव एस्टेब्लिशमेंट्स आर कॉल्ड एज डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्संस. तो आपको डीम्ड डिस्टिंक्ट का केसेस याद है ना? एक पैन नंबर है, मतलब सेम पैन नंबर है, एक स्टेट में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन था, दूसरा स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन ले लिया या तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले लिया. All these above establishments are called as deemed distinct persons. Any supply of goods or services, even without consideration between these persons, will be treated as supply.
अभी यहाँ पे एक स्पेशल चार्ट मैंने बनाया है, वेदर एस्टेब्लिशमेंट हैविंग द सेम पैन। दो केस है, केस वन इसमें हाँ सेम पैन है, इफ सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन फॉर टू प्लेसेस ऑफ बिजनेस विद इन द सेम स्टेट। मतलब जो ऑप्शनल था उसमें ना उसने दो एस्टेब्लिशमेंट के लिए दो रजिस्ट्रेशन ले लिया पकड़ो, उसमें भी ये सारा है। ट्रांसफर विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, यस मान के चलेंगे। दूसरा केस क्या है, सेम पैन नंबर है, इफ सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन फॉर टू प्लेसेस ऑफ बिजनेस विद इन द सेम स्टेट, ये यहाँ पे नहीं है मतलब एक ही सिंगल रजिस्ट्रेशन उसने लिया है। देन अभी ये जो ट्रांसफर मतलब कौन सा ट्रांसफर बोल रहे हैं, देखो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रांसफर है वो तो मतलब अगर अगर दो रजिस्ट्रेशन नंबर है और मतलब दो प्लेस ऑफ बिजनेस का दो रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो दोनों के बीच में अगर ट्रांसफर हो रहे हैं उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। अगर नहीं है, समझो इसने अगर एक ही मतलब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, रजिस्ट्रेशन है, स्टेट ऑफ गुजरात में इसमें इसने क्या किया, इसका दो एस्टेब्लिशमेंट है, दोनों के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन लिया है, तो प्लेस वन से प्लेस अहमदाबाद से समझो वो भेज रहा है जामनगर, बट रजिस्ट्रेशन अहमदाबाद का ही है, तो ये केस में ये जो ट्रांसफर है ये सप्लाई के कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। गाइज आई एम अगेन आस्किंग यू टू फोकस ऑन दिस पार्ट, दिस विल बी वेरी ट्रिकी। अगर ऐसा कोई एडजस्टमेंट आपका कोई एग्जाम में सब में आ जाए, ये पार्ट इज वेरी ट्रिकी। For this reason, I have made this chart. Okay, now few clarifications. एक तो free samples given on sales promotion scheme. अभी देखो ये सेल्स प्रमोशन कभी कभी क्या होता है ना, कोई कंपनी समझो फॉर एन एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक का कोई कंपनी है, वो क्या करता है ना, आपको बोलता है कि बाय टू गेट वन फ्री। ओके, अभी इसमें दो केसेस है, इफ इट वाज एक्वायर्ड फॉर बिजनेस पर्पस एंड आईटीसी वाज अवेल्ड एंड परमानेंट ट्रांसफर। अभी इसमें क्या किया मैंने, सोचो ये तो पेप्सी का कोई कोई सोचो पेप्सी कंपनी का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर माल खरीदती है पेप्सी कंपनी से, आगे रिटेलर को बोलता है कि बाय टू गेट वन। तो जब ये इधर इसने दो पेप्सी का बॉटल खरीदा, इसने ऑब्वियस सा बात है आईटीसी अवेल कर लिया होगा, एंड आगे ये जो बाई टू दोनों का आईटीसी अवेल किया, मतलब इसने जब खरीदा होगा तीनों का ही आईटीसी अवेल किया होगा ना, एंड एक माल वो विदाउट कंसिडरेशन आगे को परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब ये फ्री में सैंपल बांट रहे हैं, तो परमानेंट ट्रांसफर हो गया ना, बिजनेस में तो वापस आना है नहीं, तो ये केस में इसको सप्लाई मान के चलेंगे। तो दूसरा केस में नॉट अ सप्लाई, इफ अदरवाइज मतलब आईटीसी अवेल किया नहीं होगा, मतलब समझो थर्ड जो बॉटल है, अगर वो थर्ड बॉटल का ये पहले से डिजाइन करके रखा है, सोच के रखा है कि मेरे को इसको तो आगे सैंपल फ्री में बांटना है, तो मैं इसका आईटीसी क्लेम नहीं करता हूं, अगर वो क्लेम नहीं किया होगा तब उसको हम लोग आगे भी सप्लाई मान के नहीं चलेंगे। उसके बाद बाय वन गेट वन फ्री, अगर इसमें ना पहले अपने को दो चीज देखना है, बाय वन गेट वन फ्री अगर ये कंपोजिट या तो मिक्स सप्लाई कैटेगरी में आता है वो केस में सप्लाई मान के चलेंगे, अगर अदरवाइज है मतलब कंपोजिट और मिक्स सप्लाई इसको बोल नहीं सक रहे हैं, वो केस में इसको हम लोग सप्लाई मानेंगे ही नहीं। अभी कंपोजिट मिक्स सप्लाई ये सेक्शन 8 में कवर करेगा, ये सेक्शन ये पर्टिकुलर चैप्टर में, उसको हम लोग बाद में डील करेंगे, मतलब उसको हम लोग अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अभी के लिए ये बस याद रख लो कि अगर देयर इज अ स्कीम ऑफ बाय वन गेट वन फ्री, अगर वो कंपोजिट या तो मिक्स सप्लाई कैटेगरी में आ रहा है तो उसको सप्लाई मानेंगे, अगर नहीं आ रहा है उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। देन डीसीए मींस डेल क्रेडिट एजेंट। डेल क्रेडिट एजेंट अभी जो होता है इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, अगर इफ द एजेंट इश्यूज इनवॉइस इन हिज ओन नेम देन उसको शेड्यूल 1 एजेंट मानेंगे, इफ इश्यूज इनवॉइस इन प्रिंसिपल्स नेम उसको शेड्यूल 1 एजेंट नहीं मानेंगे। तो अभी शेड्यूल 1 एजेंट होने का क्या इसमें इंपॉर्टेंस है, अगर वो शेड्यूल 1 एजेंट बन गया वो केस में अगर ये इवन इफ द ट्रांसफर इज ऑन एफओसी टर्म्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो रहा है तब भी उसको सप्लाई मानेंगे, अगर शेड्यूल 1 एजेंट नहीं है तब एफओसी केस पे सप्लाई नहीं मानेंगे, बट
कंसिडरेशन अगर है तब तो हर केस में सप्लाई मान के चलेंगे ना भाई। ओके, तो उसके बाद देखो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा, सप्लाई का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद शेड्यूल 1 में आया है। तो शेड्यूल 1 हम लोगों को ये सिखा रहा है कि क्या क्या सप्लाई कैटेगरी में आता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 बेसिकली देखो ये शेड्यूल क्यों बना है, अभी थोड़ा बताना पड़ेगा, नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जाम पर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव। तो पहले पहले जब जीएसटी आया ना, तो इंडस्ट्री ट्रेड्स एंड ये लोग में ना कुछ एम्बिग्युइटी था, व्हाट शुड बी क्लासिफाइड एज गुड्स एंड व्हाट शुड बी क्लासिफाइड एज सर्विस। तो ये गुड सर्विस क्लासिफिकेशन में कुछ एम्बिग्युइटी था, वो एम्बिग्युइटी को दूर करने के लिए शेड्यूल 2 ड्राफ्ट हुआ। और शेड्यूल 2 हम लोग को ये बताएगा कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन और ये पर्टिकुलर ट्रांसफर गुड्स कैटेगरी में आता है या फिर सर्विस कैटेगरी में आएगा। ओके, तो गाइज शेड्यूल 2 पढ़ने से पहले मैं एक बार चाहूंगा कि अभी तक जो जो हम लोगों ने सीखा है, तो आप पहले तो उसको एक बार रिकैप कर लो। ओके, तो इसको आप लोग एक बार रिकैप कर लो अभी तक जो जो हम लोग ने सीखा है, एंड आई विल टेक अ स्मॉल ब्रेक। ओके, सो तब तक एक बार इसको रिकैप करते रहो। I'll give you guys a small 5 minutes break. Okay, enjoy your break.
गाइस, वेलकम बैक। तो अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, सप्लाई का ब्रॉड डेफिनेशन एंड शेड्यूल 1 कवर किया है। नाउ वी विल बी मूव ऑन टू शेड्यूल 2, that is the classification of goods and services. The notes are a bit jumbled up. I'll make it in sequence later on. Okay, तो फर्स्ट सिनेरियो है ट्रांसफर। अभी देखो, शेड्यूल 2 में पहले बोल रहा है क्या, ट्रांसफर। ट्रांसफर में 3 केसेस है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, मतलब टाइटल कब ट्रांसफर हो जाता है। समझो कोई एक ट्रेडर है, वो ट्रेडर क्या कर रहा है ना, एसी बेचता है। वो किसी एक पर्टिकुलर होटल को एसी बेच दिया, 10 एसी। ये तो एसी का टाइटल अभी वो दुकानदार के पास से तो होटल वाला के पास पहुंच गया ना, दैट विल बी कंसिडर्ड एज सेल ऑफ गुड्स। ओके, तो यहाँ पे टाइटल ट्रांसफर हो गया, इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली। देन ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज बट नॉट टाइटल इन गुड्स। ये कौन सा केस है? राइट टू यूज कहाँ पर देते हैं? लीजेस में। लीजेस के केस में जो लेसर है वो लेसी को एक राइट देता है टू यूज इट, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएगा। देन तीसरा केस है ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑन अ लेटर पॉइंट। अभी ये क्या होता है, एक तीसरा केस है हायर परचेज। हायर परचेज में क्या होता है ना कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल आपको मिलेगा अपॉन पेमेंट ऑफ द फुल कंसिडरेशन। जो लास्ट आप जो रेंटल दोगे ना, उसके बाद आपको वो टाइटल दिया जाएगा। ये हायर परचेज के केस में है, इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। तो सेल ऑफ गुड्स के केस में सप्लाई ऑफ गुड्स, लीजेस के केस में सप्लाई ऑफ सर्विसेज, हायर परचेजेस के केस में सप्लाई ऑफ गुड्स। सेकंड क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में 2 केस है, लेटिंग आउट और लीजिंग ऑफ लैंड। मतलब कोई लैंड है, आप उसको भाड़े में दे रहे हो या लीज में दे रहे हो, तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। उसके बाद होली और पार्टली लेटिंग आउट एनी रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग। पहला केस है लैंड, दूसरा केस ऑफ बिल्डिंग है। तो आप होली और पार्टली उसको लेट आउट कर रहे हो फॉर एनी रेसिडेंशियल कमर्शियल पर्पस, तो वो आपका सर्विस कैटेगरी में आ जाता है। ओके, इसके बाद शेड्यूल 2 में और भी बहुत सारे चीजें हैं दैट वी नीड टू डिस्कस। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी स्क्रॉल अप। ओके, सो शेड्यूल 2 में तीसरा चीज है एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस। देखो, जॉब वर्क प्रोसेस, अभी ये क्या होता है ना, कोई एक पर्सन है ए और एक जॉब वर्कर है बी। तो ए क्या किया ना, फॉर एन एग्जांपल, जो क्लोथिंग बिजनेस है, ए क्या करता है ना, जो जॉब वर्कर है उसको वो क्लोथ दे देता है, उसको बोलता है कि भाई ये शेप में इसको स्टिच करके मेरे को वापस दो। तो ये जो केस है, जॉब वर्क प्रोसेस अप्लाइड टू गुड्स रिसीव फ्रॉम अनदर पर्सन। गुड्स जॉब वर्कर का नहीं है, वो सिर्फ अपना काम करके दे रहा है, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएगा। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। बिजनेस एसेट्स क्या है? Business assets are transferred or disposed of under the direction of person carrying on the business for business purpose. अभी इसको क्या बोल रहे हैं? बिजनेस एसेट मतलब कोई भी एसेट जो बिजनेस पर्पस के लिए एक्वायर किया गया हो। तो बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस फॉर बिजनेस पर्पस। ये केस में सप्लाई ऑफ गुड्स मान के चलेंगे। दूसरा केस है गुड्स हेल्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू पर्सनल यूज। मतलब ये कौन सा केस हो गया? समझो, वही फिर से एसी का एग्जांपल लेते हैं। आपका एक एसी का दुकान है, एसी बेच रहे हो, आपको लगा कि यहाँ से एक एसी ना घर पे बिठा देते हैं, तो ये जो आप घर पे पर्सनल यूज के लिए एसी को लेके चले गए, ये ना सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आ जाएगा। तीसरा है गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स हु ceases to be a taxable person shall be deemed to be supplied by him immediately before he ceases to be a taxable person. इसका एक परफेक्ट से एग्जांपल है वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस। आपका समझो एसी का दुकान है, बिजनेस कर रहे हो, करते करते मार्च में आके आप बिजनेस को सोच रहे हो बंद कर देंगे, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो मार्च के बाद आपके पास 10 एसी बच गया था, वो 10 एसी को अभी क्या करेंगे?
पर्सनल कंजम्पशन मान ले या फिर क्या कर ले, ये केस में ना इसको हम लोग डीम कर लेंगे कि जो टैक्सेबल पर्सन था बिजनेस बंद होने से पहले, जब बिजनेस बंद होगा ही विल बी सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। तो बिजनेस बंद होने से इमीडिएट पहले हम लोग ये मान लेंगे कि he has supplied those ACs, I mean he has supplied those ACs। इसको कैटेगराइज करेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स में। इसका दो एक्सेप्शन है, बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अदर बिजनेस। अभी क्या हो गया, ये एसी का दुकान है, दूसरा कोई बगल वाला एसी का दुकान है, वो बोलता है कि भाई मैं गोइंग कंसर्न बेसिस पे तेरा बिजनेस खरीद लेता हूँ, तो ये केस में हम लोग उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। दूसरा केस है बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। अभी दूसरा सिनेरियो क्या है, आपका जो बिजनेस है, आप क्या करते हो, आप आपका पावर ऑफ अटॉर्नी कोई मिस्टर बी को दे रहे हो कि भाई तू मेरा बिजनेस चला ले मेरे बिहाफ में, तो वो अभी से वो डीम्ड टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा। इसमें भी हम इसको सप्लाई मान के नहीं चलेंगे, क्योंकि देखो सप्लाई यहां पे क्यों नहीं मान रहा है, क्योंकि वो आपका बिजनेस का अभी भी वो बिजनेस एसेट ही है ना। जब बिजनेस बंद हो गया तब और बिजनेस एसेट है नहीं, अभी बिजनेस तो चल ही रहा है, गोइंग कंसर्न केस हो या फिर ये कोई ऑथर आपका जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव वो चला रहा होगा, तो आपका तो एसेट बिजनेस में ही पड़ा है, इसीलिए एक्सेप्शनल है। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या करोगे, पहला है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें कौन कौन सा है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेंटिंग ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस। ये रेंटिंग ऑफ प्रेसिडेंट्स का क्या मतलब है, अभी आप देखोगे ना मंदिर के बाहर बहुत छोटे छोटे शॉप्स होते हैं जहाँ पे फूल ये सब बेचते हैं, तो ये भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग में आ जाता है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल, आईपी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, परमिट यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर प्लेसिंग वेंडिंग मशीन। अभी वेंडिंग मशीन ये ना एटीएम का क्लासिक एग्जांपल हो गया। आप समझो आपके पास एक दुकान है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है आपका, आप उसको कोई बैंक को दे रहे हो भाड़े पे कि भाई इसमें तुम अपना एटीएम वेंडिंग मशीन लगाओ जहां से नोट डिस्पेंस हो रहा है, तो ये सब चीजें ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर। पहला क्या था रेंटिंग, दूसरा क्या कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में दो केस है, इसको अच्छे से समझना। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और अ पार्ट देयर ऑफ, आप पूरा बिल्डिंग भी बना सकते हो, एनी पार्ट भी बना सकते हो, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर फुल्ली और पार्शियली। तो कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो कोई भी कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग का, इंक्लूडिंग आपका इंटेंशन जहां पे है आप वो बायर को किसी को भी सेल कर दोगे। यहां पे दो केस है, एक एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होता है भाई, जो म्यूनिसिपल का वो जो इंजीनियर है, सर्टिफाइड इंजीनियर है, तो वो आपको सर्टिफिकेशन देगा ना कि आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। तो जहां पे एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन। फर्स्ट ऑक्यूपेशन मतलब आपने कंस्ट्रक्ट करके किसी को बेच दिया, वो आके रहने लग गया, ये दोनों केस में कंप्लीशन सर्टिफिकेट या तो फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, ये वो चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई वो टाइम होता है जब जो टाइम पे हम लोग इसको सप्लाई मान लेंगे, और ये चीज सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आ जाएगा। दूसरा क्या है, वेयर द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बिफोर रिसीविंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन। देखो मेन पार्ट है entire consideration received after completion certificate or its first occupation whichever earlier। तो उसके बाद आप कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हो तो सर्विस में आ जाएगा, अगर उसके पहले आप रिसीव कर रहे हो तो सप्लाई ऑफ गुड्स में आ जाएगा। ये बाद में हम लोग जब सम करेंगे ना, आप लोगों को एक टाइमलाइन ड्रॉ करके मैं इसमें सिखाऊंगा। उसके बाद टेम्पररी ट्रांसफर परमिटिंग यूज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर। तो टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज ऑफ एनी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी राइट, ये इसको हम लोग सर्विस क्लासिफाई करके चलेंगे। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी आईटी सॉफ्टवेयर सर्विस कैटेगरी में आता है। नॉन कॉम्पीट, नॉन परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स,
नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट या तो नॉन परफॉर्मेंस एग्रीमेंट, ये भी सर्विस कैटेगरी में आएगा। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज ऑफ एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, इसका एग्जांपल हो गया मशीन गिवन ऑन हायर परचेज। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, आप राइट टू यूज दे रहे हो कोई भी गुड्स का फॉर एनी पर्पस, एक तो कंसिडरेशन क्या है, कैश, अपफ्रंट कैश मिल गया। डेफर्ड पेमेंट मतलब 3 साल बाद आप पैसे लोगे, और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन कोई भी बार्टर एक्सचेंज हो गया, आप ये मशीनरी दिए, आपको बदले में चावल मिल गया, तो वो केस में उसको हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस मान के चलेंगे। अभी ये सर्विस क्यों है, इसमें ना इंटरेस्ट कंपोनेंट इन्वॉल्व है, तो आप सर्विस दे रहे हो, दिस इज अ काइंड ऑफ लोन अरेंजमेंट, तो ये सर्विस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अभी कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, डेवलपमेंट, मॉडिफिकेशन, इंस्टॉलेशन, रिपेयर, रेनोवेशन, मेंटेनेंस, ये सारा चीज है, ये सबको हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, erection, development, modification, installation, repair, renovation of any immovable property, supply is in the form of transfer of developed property। तो जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है वो आपसे समझो वो रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो एक पुरानी बिल्डिंग लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया, एग्जीक्यूट किया, बना के आपको एक फ्रेश बिल्डिंग दे रहा है, तो वो तो सर्विस दे रहा है ना बंदा, ये सर्विस में आ जाएगा। रेस्टोरेंट सर्विस सर्विस में क्लासिफाई होता है। यहाँ पे एक अमेंडमेंट है, रेस्टोरेंट सर्विस बाय मूवी थिएटर्स। कई बार होता है आप मूवी थिएटर में जाते हो, वहां पे देखोगे फॉर एन एग्जांपल आइनॉक्स में गए, तो कई बार क्या होता है ना, आप मूवी टिकट के संग आप आइनॉक्स का ही खाना ले सकते हो पहले से। वेबसाइट में आप गए, टिकट प्लस पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक आप ऑर्डर कर दिए। इफ इट इज बंडल्ड विद द मूवी टिकट्स, तो इसको हम लोग कंपोजिट सप्लाई मान के चलेंगे। और यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है, मूवी टिकट्स। टिकट्स के संग आपने खाना ऑर्डर किया, तो रेट ऑफ मूवी टिकट्स विल अप्लाई। दूसरा क्या सिनेरियो है, इफ इट इज प्रोवाइडेड सेपरेटली, आई मीन इंडिपेंडेंट विद द मूवी टिकट्स। तो सेपरेटली मतलब क्या, आप मूवी थिएटर में गए, बाहर आपने 2-3 काउंटर खोल के रखा है, तो मूवी थिएटर का तो आपका इनवॉइस अलग से जनरेट हुआ। ये जो आप खाना ब्रेक टाइम में आप जो जाते हो, बोलते हो ना जाके भाई 2 पॉपकॉर्न दे दो, समोसे दे दो, वो जो आपने लिया है उसका इनवॉइस अलग से जनरेट हुआ। तो वो तो ये दूसरा वाला जो पार्ट है ना, ये रेस्टोरेंट सर्विस में आ गया। अगेन इट विल बी क्लासिफाइड एज अ सर्विस। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टेनेंसी राइट्स। देखो पुराने जमाने में ना ये जो पगड़ी सिस्टम चलता था, पगड़ी सिस्टम मतलब क्या होता है कि लॉन्ग टर्म लीज ऑफ एनी बिल्डिंग। आप कोई दुकान ले रहे हो, तो जो लैंडलॉर्ड है उसको आपने अपफ्रंट 50 लाख रुपए दे दिया और बोल दिया कि भाई 20 साल के लिए ये मैं लीज में ले रहा हूं। तो 50 साल 50 लाख जो आपने दिए, उसके बदले में ये जो 50 लाख आपने दिए ना, इसको बोलते हैं ना, ये देखो यहां से एक आ रहा है टेनेंसी प्रीमियम, इसको पगड़ी, यहां तो कहीं कहीं पे सलामी भी बोलते हैं। तो पगड़ी आपने दिया, आपको यहाँ पे मिल गया ऊपर से टेनेंसी राइट। टेनेंसी राइट आपको मिला, ये टेनेंट 1 है। पहला केस में लैंडलॉर्ड इज द सप्लायर, और लैंडलॉर्ड क्या दे रहा है, टेनेंसी सर्विस दे रहा है, तो टेनेंट विल बी द रेसिपिएंट। अभी टेनेंट और दूसरा एक कंसिडरेशन देगा, एक तो उसने दे दिया टेनेंसी प्रीमियम, दूसरा वो दे रहा है पीरियडिक रेंट। अभी टेनेंट 1 के पास में ये अथॉरिटी है कि वो सब टेनेंसी दे सकता है। तो टेनेंट 1 क्या कर रहा है, टेनेंसी राइट दे रहा है सब टेनेंट को, और सब टेनेंट क्या करता है, एक टेनेंसी प्रीमियम का पार्ट वो देता है ये पहला फर्स्ट टेनेंट को, टेनेंट 1 को। सब टेनेंट एक पोर्शन दे रहा है, मतलब सब टेनेंट तो पूरा ही देगा टेनेंट 1 को, टेनेंसी प्रीमियम दे दिया। यहाँ पे ये जो टेनेंट 1 है, जो ना पहला जो टेनेंट है, ये करेगा, ये जो टेनेंसी प्रीमियम उसने लिया, इसमें से अ पोर्शन ऑफ टेनेंसी प्रीमियम ये दे देगा लैंडलॉर्ड को। तो ये पूरा पगड़ी सिस्टम आता है। अभी ये वाला जो सिस्टम है ना, ये आपका सर्विस में क्लासिफाई होगा। ये पूरा जो टेनेंसी राइट वाला चक्कर है, ये सर्विस में क्लासिफाई होगा। अभी उसमें एक नीचे छोटा सा एक्सेप्शन है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ रेसिडेंस। देखो यूज एज अ रेसिडेंस इज द कीवर्ड।
रेंटिंग ऑफ एनी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ रेसिडेंस बाय एन किसने लिया है? अभी यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन ने लिया है या तो रजिस्टर्ड सोल प्रोप्राइटर ने लिया है। कोई कंपनी नहीं ले रहा है, कंपनी लेगा तो वो पर्सनल यूज के लिए भी लेगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो मुद्दे का बात ये है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग होना चाहिए फॉर यूज एज अ रेसिडेंस बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए या तो रजिस्टर्ड सोल प्रोप्राइटर होना चाहिए फॉर हिज ओन यूज इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। मतलब रेसिपिएंट ये रेसिपिएंट ले रहा है पर्सनल कैपेसिटी में, रेसिपिएंट उसका बिजनेस के नाम पे नहीं ले रहा है। अगर रेसिपिएंट बिजनेस के नाम पे लिया, ये बिजनेस यूज के लिए हो जाएगा, इसमें एग्जेम्पशन काम नहीं करेगा। फॉर रेसिडेंस पर्पस ओनली ये केस आपका फॉल करेगा एग्जेम्प्ट सप्लाई में। उसके बाद पीएसएलसी, पीएसएलसी क्या होता है? पीएसएलसी होता है ना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स। तो जो बैंक्स है ना, आरबीआई का एक गाइडलाइन है, बैंक्स को आरबीआई ने कुछ कुछ सेक्टर को, जो एमएसएमईज होता है, तो कुछ कुछ सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर बोला है, और बैंक्स को ना उसका जो टोटल लोन पोर्टफोलियो है उसमें से कुछ सर्टेन परसेंटेज ये प्रायोरिटी सेक्टर में इन्वेस्ट करनी होती है। ओके, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स, अभी सर्टिफिकेट क्या होता है? समझो ये बैंक वन है, बैंक वन को आरबीआई ने बोला कि तुम्हारा लोन पोर्टफोलियो का 20% होना चाहिए पीएसएल्स। अभी बैंक वन ईयर एंड में जाके देख रहा है कि उसका तो सिर्फ 15% ही है, और बैंक टू के पास बैंक टू का 40% समझो पीएसएल में इन्वेस्टेड है। तो बैंक टू से ना बैंक वन ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो सर्टिफिकेट है, मतलब वो जो लोन है ना खरीद सकता है। तो टेकिंग पीएसएलसीज टू मेंटेन आरबीआई नॉर्म्स। अभी यहाँ पे एक मुद्दे का बात है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स आर इन द नेचर ऑफ गुड्स सिंस दीज आर नॉट मनी या सिक्योरिटी। तो मनी सिक्योरिटी हम लोगों को पता है ये ना गुड्स होते हैं ना सर्विस होते हैं, ठीक है? तो इसलिए, और ये सर्विस भी कुछ कोई भी तरीके से हो नहीं रहा है, बिकॉज आपको तो आप एक पीस ऑफ पेपर ले रहे हो तो ये इसको गुड्स क्लासिफाई करेंगे, इट इज टू बी क्लासिफाइड एज सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली। यहाँ पे दो केस है, बैंक वन है महाराष्ट्र में, बैंक टू भी है महाराष्ट्र में। तो बैंक टू से पीएसएलसी ले रहा है बैंक वन टू मेंटेन आरबीआई गाइडलाइंस। ये इंट्रा स्टेट है। अभी इंट्रा इंटर क्या होता है ये तो हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में सीखेंगे, अभी के लिए ये बस याद रख लो, इंट्रा स्टेट वो होता है जो विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन है। तो दोनों ही सेम स्टेट में बिलोंग कर रहा है, विद इन द स्टेट है, तो इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा। दूसरा सिनेरियो है बैंक वन है महाराष्ट्र में, बैंक टू है वेस्ट बंगाल में। समझो बैंक वन है मुंबई में बेस्ड, बैंक बी फॉर एन एग्जांपल, बैंक वन है आपका एचडीएफसी बैंक, बैंक टू है आपका बंधन बैंक। तो ये बैंक थ्री, तो बैंक थ्री से बैंक वन पीएसएलसी ले रहा है, तो ये तो भैया इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो गया। जहां पे इंटरस्टेट का बात आता है वहां पे आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट? सो ये हम लोगों का डिस्कशन हो गया। अभी तीसरा यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन है, applicability of liquidated damages, compensation and penalty arising out of breach of contract or other provisions of law। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहे हो या तो लॉ को ब्रीच कर रहे हो, उसमें जो पेनल्टी है, डैमेजेस है, कॉम्पेंसेशन है, उसको आप क्या ट्रीट करोगे, सर्विस या गुड्स? तो यहाँ पे मुद्दे का बात यह है, वेयर अ पार्टी अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू, तीन बातें, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, to tolerate an act or situation or to do an act, refrain, tolerate or to do an act। अभी ये जो तीनों कंडीशन है ना, it must comply with below conditions। There must be an expressed or implied agreement or a contract। Such contractual arrangement must be an independent arrangement। यहाँ पे क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक स्टैंड अलोन कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और इट मे फॉर्म पार्ट ऑफ अनदर कॉन्ट्रैक्ट। अभी दूसरा कंडीशन क्या है, कंसिडरेशन मस्ट फ्लो इन। देखो पहला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, दूसरा पॉइंट है कंसिडरेशन मस्ट फ्लो इन रिटर्न टू दिस कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। तो रेसिपिएंट से जो सप्लायर है उसको कंसिडरेशन जाना चाहिए। टाइप ऑफ कंसिडरेशंस एंड देयर टैक्सेबिलिटी इज डिस्कस्ड बिलो। पहला है लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस किसको बोलते हैं? Compensation payable in case there is a breach of contract to the aggrieved party। समझो पार्टी ए है, पार्टी बी है,
पार्टी बी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, तो पार्टी बी वो केस में ना पार्टी ए को लिक्विडेटेड डैमेजेस पे करके चलेगा। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 केस में होता है, नॉन परफॉर्मेंस, डिलेड परफॉर्मेंस और अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। यहां पे ये देख के हम लोगों को देखना है, इज द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड टू रिफ्रेन, टॉलरेट और टू डू सम एक्ट। अगर ये 3 मोटिव के संग ये कंसिडरेशन पे किया गया है, अगर इसका आंसर यस है, देन ओनली इट विल बी क्लासिफाइड एज अ सप्लाई। तो ये ऊपर यहाँ पे है रिफ्रेन, टॉलरेट और डू, ये 3 में अगर फॉल किया, उसका आंसर यस निकला तो इट विल बी अ सप्लाई, अगर नो है इट इज नॉट अ सप्लाई। अगर यस हुआ, उसके बाद हम लोगों को देखना है इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। द नेचर देखो, अगर ये होता है तो इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। अभी कंपोजिट सप्लाई, इसमें कंपोजिट सप्लाई होने के लिए वहां पे एक प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए। प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है? जो कॉन्ट्रैक्ट, जो मेन कॉन्ट्रैक्ट था, जो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट में समझो था कि गुड्स बेचेगा, तो गुड्स बेचना दैट इज द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल सप्लाई। तो प्रिंसिपल सप्लाई अगर गुड्स है, तो ये वाला जो कॉम्पेंसेशन मिला ना, इसको भी हम लोग गुड्स कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे और वही गुड्स में जो जीएसटी रेट है उसी रेट को लेके चल जाएंगे। सेकेंड, चेक डिजॉनर, इसमें अगर चेक डिजॉनर होता है ना, इसमें पेनल्टी फाइन लगती है। इट इज नॉट अ सप्लाई since it's not a consideration for any service. तीसरा है penalty for violation of laws, not a consideration for a supply because it is not taxable. इसमें कोई सप्लाई नहीं है। लेट पेमेंट फी, इट इज अ सर्विस। देखो लेट पेमेंट फी क्या होता है ना, इट इज अ सर्विस ऑफ टॉलरेटिंग द एक्ट ऑफ लेट पेमेंट। इसमें ये टॉलरेटिंग वाला पॉइंट आ गया। टॉलरेटिंग मतलब लेट पेमेंट जो हो रहा है आप उसको टॉलरेट कर रहे हो ना, असिस्ट एज द प्रिंसिपल सप्लाई। तो ये भी आपका वो कंपोजिट सप्लाई हो गया, जो मेन प्रिंसिपल सप्लाई है उसी का टैक्स रेट ले लेंगे और उसी का कैटेगरी में बांट देंगे। वो सर्विस है तो ये भी सर्विस, वो सब गुड्स है तो ये भी गुड्स। नेक्स्ट इज फिक्स चार्जेस फॉर पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, तो उसमें ना देखो, एक तो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। उसमें 2 टाइप का चार्जेस होता है, एक तो फिक्स चार्जेस एंड वेरिएबल और यूनिट चार्जेस बिलोंग टू प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बोथ जो यहाँ पे जो फिक्स्ड और वेरिएबल चार्जेस है ना, प्रिंसिपल यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये दोनों भी ना इलेक्ट्रिसिटी में क्लासिफाई हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज अ सर्विस, तो वो सर्विस में क्लासिफाई होगा। सिंस द प्रिंसिपल सप्लाई इज एग्जेम्प्ट, ये फिक्स चार्जेस भी एग्जेम्प्ट सप्लाई में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके, तो यहाँ पे लास्ट कैटेगरी है कैंसलेशन चार्जेस फॉर होटल टूर ट्रांसपोर्टेशन। इट इज नॉट अ, देखो यहाँ पे ना कोई रिफ्रेनिंग, टॉलरेटिंग और टू डू एनी एक्ट, इसका बात नहीं है। सो इट इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इन केस ऑफ रेलवे और एयर टिकट कैंसलेशन, द कैंसलेशन फी is taxable at the same rate for the GST applicable on the class of ticket. तो एसी ट्रेन में अगर आप स्लीपर या जनरल डब्बे का कैंसिलेशन करते हो, उसमें तो देखो जीएसटी है नहीं, तो प्रिंसिपल सप्लाई तो टिकट बुकिंग का प्रिंसिपल सप्लाई था ना, तो उसमें एंसिलरी आपने ये कैंसिलेशन सर्विस दे रहे हो, उसमें जो कैंसिलेशन फी आपको मिला उसको हम लोग प्रिंसिपल सप्लाई में क्लासिफाई करेंगे। तो ये केस में ट्रेन में जहां पे एसी और फर्स्ट क्लास में, तो ओरिजिनल जीएसटी रेट वो टिकट में आपका 5% है, तो ये कैंसिलेशन फी में भी 5% लग जाएगा। ये क्या है? दिस इज एन एक्ट ऑफ टॉलरेटिंग ऑफ नॉन बोर्डिंग। आप ट्रेन का टिकट लिए हो, उसमें बोर्ड नहीं कर रहे हो, ये आपको अलाउ कर रहा है कि नॉन बोर्डिंग सर्विस, मतलब टॉलरेटिंग, ये टॉलरेटिंग इन नेचर ना। रेलवे और द एयरलाइन इज टॉलरेटिंग दैट यू आर नॉट बोर्डिंग इवन आफ्टर गेटिंग द टिकट, सो इट इज, दैट इज व्हाई इट विल बी टैक्सेबल एज द प्रिंसिपल सप्लाई। तो गाइस, ये था हम लोगों का शेड्यूल 2। नाउ वी विल मूव ऑन टू शेड्यूल 3। जस्ट अ सेकंड, ये तो सप्लाई का डिस्कशन था। ओके, नाउ दिस इज शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 हम लोग को क्या बोल रहा है? शेड्यूल 3, देखो, एज पर शेड्यूल 3 वी विल फाइंड आउट विच आर द, आई मीन इट इज अ नेगेटिव लिस्ट। तो इसमें यही बताया जाता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है।
यहाँ पे बेसिकली तीन कैटेगरी है। एक तो कुछ सप्लाईज है, 8 सप्लाईज आर मेंशन्ड हियर, आई मीन दे आर लिस्टेड इन शेड्यूल 3। दूसरा है नोटिफाइड वाया नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट। तीसरा है क्लैरिफिकेशंस बाय वे ऑफ सर्कुलर, सीबीआईसी सर्कुलर। तो ये तीन कैटेगरी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिफोर दैट आई वांट यू गाइस टू revisit what we have learned in schedule 2. So we will take a pause for 5 minutes. Post the break we will discuss this schedule 3. Okay. So guys, welcome back.
Now we will start with the schedule 3. Uh, schedule 3 talks about negative list. Okay. So तीन category है listed in schedule 3, 8 supplies notified in notification in official gazette and clarification by way of circular by way of CBSE circular. तो पहला है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर. इसमें क्या है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कोई सर्विस दे रहा है इन कोर्स और इन कनेक्शन टू एम्प्लॉयमेंट. इसमें पहला है एम्प्लॉय प्रोवाइड सर्विसेज टू एम्प्लॉयर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नॉट कवर्ड. कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मतलब क्या है, कोई भी समझो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर उसका टीडीएस जो है ना वो 192 में नहीं काट रहा है, तो सैलरीड होगा 192 में काटेगा. यहाँ पे 194 जे में काट रहा है, 194 सी में काट रहा है, तो ये केस में एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप है नहीं, तो वो इसमें कवर्ड है नहीं, तो वो सप्लाई उसको मानेंगे. सर्विसेज बाय एनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर नॉट कवर्ड. ये केस में भी इसको हम लोग सप्लाई मान के चलेंगे. Employer pays any amount to employee for not joining any competing business. तो it is in the nature of non-compete services and इसको भी हम लोग taxable कर देंगे and इसको हम लोग exempt में नहीं मानेंगे. दूसरा है services by any court, tribunal or consumer disputes redressal commission. Any fees charged by them is also not leviable under GST. दो केस है, एक तो कोर्ट ट्रिब्यूनल आपको ये जुडिशियल सर्विसेज दे रहा है, दूसरा है कोई कोई पेनल्टी फीस ये लोग ले रहे हैं, तो ये दोनों ही केस जीएसटी के कैटेगरी में जीएसटी का कवरेज में नहीं आता है. तीसरा है फ्यूनरल ब्यूरियल क्रीमेटोरियम मॉर्चुअरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड. तो ये देखो मर गया भाई, उससे क्या जीएसटी लोगे, तो ये तो ऑब्वियसली. और कोर्ट भाई माई बाप है, सबके ऊपर है, इनसे तो लेना नहीं है. तीसरा है फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय, मतलब सर्विसेज रेंडर्ड बाय एनी एमएलए एमपी मेंबर ऑफ पंचायत मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी एटसेट्रा. ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट लोकसभा स्पीकर चीफ जस्टिस कैग चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब कोई ऐसा बंदा जो ना बड़ा गवर्नमेंट का पोस्ट होल्ड कर रहा है. तीसरा है ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज चेयरपर्सन और अ डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी. भाई एलआईसी का समझ लो प्रेसिडेंट हो गया, वो तो स्टैट्यूटरी बॉडी है ना सेंट्रल गवर्नमेंट. रेलवे का चेयरमैन हो गया, तो ये सब केसेस ना, ये इनका जो सर्विस है ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है. बिकॉज ये तो पब्लिक सर्विसेज है ना, तो पब्लिक सर्विस कैसे भाई टैक्सेबल करोगे, समाज सेवा है भाई. उसके बाद है सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग. तो यहाँ पे ये ना सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग ये शेड्यूल 2 में भी आया था. तो शेड्यूल 2 में वेयर एंटायर कंसिडरेशन रिसीव्ड आफ्टर द कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन, तो वो वाला केस वो तो देखो सर्विसेज में आ जाएगा. पर जो दूसरा केस है ना, बिफोर अगर हो गया तो मतलब व्हेन द कंसिडरेशन रिसीव बिफोर, वो केस में ना इसको हम लोग एग्जेम्प्ट मान के चलेंगे. मतलब कैटेगरी तो सेल ऑफ गुड्स है, सेल ऑफ गुड्स है, पर वो एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं होगा. दूसरा सेल ऑफ वैकेंट लैंड और सेल ऑफ लैंड आफ्टर सम डेवलपमेंट सच एज ड्रेनेज सिस्टम बना दिए, लेवलिंग कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी लाइन हो गया, इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सेल ऑफ लैंड ओनली, सो नो जीएसटी विल बी लेविड. बट यहाँ पे जो ये लेवलिंग सर्विसेज ड्रेनेज सर्विसेज ये जो सर्विसेज दे रहा है ना, दीज सर्विसेज आर चार्जेबल एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ओके. उसके बाद एक्शनेबल क्लेम्स. एक्शनेबल क्लेम्स में देखो यहाँ पे ना एक छोटा सा अमेंडमेंट है. पहले क्या होता था ना, ओनली 3 काइंड ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स वेयर टैक्सेबल, उसको छोड़ के बाकी सारा एक्शनेबल क्लेम्स का एग्जेम्प्ट हुआ करता था. अभी क्या हो गया, पहले था लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग आर ट्रीटेड एज टैक्सेबल सप्लाई. नाउ अभी ना ये 3 भी ऐड हो गया है. ऑनलाइन मनी गेमिंग इंक्लूडिंग डिजिटल वर्चुअल एसेट्स. होता है ना कि ऑनलाइन गेम है, तो जो गेम कंपनी है वो आपसे पैसे ले रहे,
आप 100 रुपए दे रहे हो, आपको 100 कॉइन मिल रहा है टू प्ले द गेम, टू कंटिन्यू विद द गेम। तो वो जो कॉइन है ना, वो डिजिटल वर्चुअल एसेट है। ये दोनों ही चीज अभी कवर हो गया है सप्लाई में, इसको सप्लाई मान के चलेंगे। देन हॉर्स रेसिंग, ये भी सप्लाई हो गया है। कैसीनोज, ये भी सप्लाई में आ गया। तो 6, अभी पहले 3 था, अभी 6 हो गया है। तो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, अभी नया एडिशन हो गया ऑनलाइन मनी गेमिंग इंक्लूडिंग डिजिटल वर्चुअल एसेट्स, हॉर्स रेसिंग, कैसीनोज। सो दीज आर ऑल्सो कवर्ड। एनी अदर, देखो ये जो 6 कैटेगरी का एक्शनेबल क्लेम है ना, इसको कहा जाता है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। एनी एक्शनेबल क्लेम अदर देन दी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, मतलब एनी अनस्पेसिफाइड, ये 6 को छोड़ के कोई दूसरा कोई भी एक्शनेबल क्लेम अगर हो गया, दैट इज स्टिल एग्जेम्प्ट। उसके बाद मर्चेंट ट्रेडिंग। मर्चेंट ट्रेडिंग क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। अभी ये क्या है? समझो इंडिया में कोई एक बंदा मिस्टर ए बैठे, उसने क्या किया, इंग्लैंड में कांटेक्ट किया कि भाई इंग्लैंड में विंटर वेयर कोई कंपनी बनाता है, उसको कांटेक्ट किया। अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन के सोल्जर्स को ना वो विंटर जैकेट चाहिए लड़ाई करने के लिए। उसने क्या किया ना, बोला वो कंपनी को कि भाई तुम यूक्रेन जो आर्मी है उसको जैकेट भेज दो। तो ये जो अभी ये तो गुड्स इंडिया में कभी एंटर हुआ ही नहीं ना, विदाउट गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, इसको बोलते हैं मर्चेंट ट्रेडिंग। ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। इन बॉन्ड सेल्स, देखो, सप्लाई ऑफ वेयरहाउस्ड गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, इसको मैंने एक डायग्राम बनाया है। फॉर एन एग्जांपल, ये ईरान है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है। ये अपना प्यारा इंडिया है। यहाँ पे ये जो ग्रे, मतलब ये जो हाईलाइटेड एरिया है, दिस इज फॉर एन एग्जांपल, ये कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस है। कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस, इन बॉन्ड क्यों बोलते हैं? समझो मिस्टर ए है, इसने ईरान से कुछ चीजें इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके ये कस्टम वेयरहाउस में बॉन्ड पे रख दिया कि मैं वो आपका बॉन्ड का पैसा चुकाऊंगा, उसके बाद ही आप ये माल इंडिया में मिस्टर बी को, जो इंडिया में आप बेच सकते हो। तो ये जो कस्टम वेयरहाउस से माल मिस्टर बी को जा रहा है ना, इसको बोलते हैं कि आफ्टर क्लियरेंस से। तो अभी यहां पे केस क्या है? मिस्टर ए सेल द गुड्स टू मिस्टर बी व्हाइल द गुड्स आर इन वेयरहाउस, मतलब गुड्स अभी तक वेयरहाउस में ही है। मिस्टर बी को बोलता है कि तू वेयरहाउस से ही ये माल लेके चला जा, और मिस्टर बी आके कस्टम का जो पैसा है वो मिस्टर बी देगा। तो ये केस आपका आ गया इनबाउंड सेल्स में। तो ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, नॉट अ सप्लाई। उसके बाद हाई सी सेल्स, इट इज ऑल्सो नॉट अ सप्लाई। अभी हाई सी सेल्स क्या होता है? ये अपना इंडिया है, इंडिया में ये कस्टम वेयरहाउस है, ये नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। फॉर अगेन एग्जांपल ईरान है, ईरान से एक शिप आ रहा है, मिस्टर ए सेल द गुड्स टू मिस्टर बी बाय ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ द गुड्स एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। अरे इसमें दो बातें, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से गुड्स आपका लोड होके शिपमेंट में आ गया, जहाज में आ गया। तो जहाज में मिस्टर ए इंडिया में बैठा है, वो बैठे बैठे बोलता है मिस्टर बी को फोन किया, मिस्टर बी को फोन करके उसने ईमेल में उसको गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर दिया, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करके। तो अभी वो गुड्स तो समंदर में ही है ना, वो तो कस्टम वेयरहाउस में क्लियरेंस हुआ नहीं है। तो क्लियरेंस होने से पहले एक तो आप समंदर में बेच दो, या तो गुड्स आपका कस्टम वेयरहाउस में आ गया बट अभी तक क्लियर हुआ नहीं है, एक तो आप यहां पे बेच दो। तो ये दोनों केस आपका सी, हाई सी सेल्स में आता है। तो ये दोनों लगभग सेम कॉन्सेप्ट में चलता है, इनबाउंड सेल्स एंड हाई सी सेल्स, दोनों ही केस सप्लाई कैटेगरी में नहीं फॉल करता है। ठीक है, तो ये अपना 8 कैटेगरी ऑफ जो नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3 का पढ़ लिया। अभी देखो, नोटिफाइड बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, यहाँ पे क्या है? एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू पंचायत म्यूनिसिपैलिटी फंक्शंस। तो पंचायत म्यूनिसिपैलिटी को सर्विस दे रहा है, ये ना आर्टिकल 243G फॉर पंचायत एंड आर्टिकल 243W फॉर म्यूनिसिपैलिटी, इसमें कवर हो जाता है। तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो 2 आर्टिकल है, ये आर्टिकल ये राइट कन्फर करती है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को। तो ये यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट में आ गया। ये तो देखो पहले भी अपने वहां पे जो पढ़े थे ना,
ये म्यूनिसिपैलिटी पंचायत उसमें भी एग्जाम था, इसमें भी एग्जाम हो गया। देन ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट अ सप्लाई। तो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी मिस्टर ए एक्स वाई जेड को लिकर लाइसेंस फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसको हम लोग दारू की दुकान बोलते हैं, तो दारू की दुकान के लाइसेंस दे रहा है, ये ना सप्लाई कैटेगरी में नहीं होता है। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, हाउ एवर एनी अदर लाइसेंस सच एज स्पेक्ट्रम लाइसेंस, माइनिंग राइट्स एटसेट्रा आर टैक्सेबल अंडर आरसीएम। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये आरसीएम करके एक डिफरेंट टॉपिक बाद में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कौन सा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जा रहा है, कौन सा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जा रहा है। उसके बाद क्लैरिफिकेशंस बाय वे ऑफ सर्कुलर, जो सीबीएसई सर्कुलर कुछ कुछ बातें यहाँ पे बोल रहा है। इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेयंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। अभी डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है ये तो हम लोग पहले ही देख लिया था, सेम पैन नंबर होना चाहिए। एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, दूसरा स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन ले लिया, एक रजिस्ट्रेशन ले लिया या तो मल्टीपल ले लिया, ये सब जो एस्टेब्लिशमेंट्स है ये लोग आपस में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस का, बस, ट्रक, एयरक्राफ्ट, रेलवे वॉगन्स एटसेट्रा, कार्स। तो अभी ये जो मूवमेंट हो रहा है कौन सा पर्पस के लिए, फॉर कैरिंग गुड्स और पैसेंजर्स और बोथ, या तो फॉर एनी रिपेयर और मेंटेनेंस। तो ये दो पर्पस के लिए अगर ये इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है ना, तो इसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। क्योंकि भाई आप सीधा सा सोचो, एक फ्लाइट दिन में 4 फ्लाइट उसका होता है एक एयरक्राफ्ट का। वो समझो सुबह दिल्ली से मुंबई जा रहा है, मुंबई से गोवा, गोवा से बैंगलोर, बैंगलोर से फिर कलकत्ता जा रहा है। तो हर बार तो उसका इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है, तो उसका ये मूवमेंट को थोड़ी ना जीएसटी सप्लाई मान लेंगे, तो उसमें थोड़ी ना जीएसटी चार्ज कर सकते हो। तो ये रीजन है। पर इसमें एक नोट है, इफ द कन्वेयंस इज मूव्ड फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ द कन्वेयंस इटसेल्फ देन इट इज टैक्सेबल। ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सोचो कोई एयरक्राफ्ट है जो यूएस का जो बोइंग कंपनी है फॉर एन एग्जांपल, या तो एयरबस है, तो एयरबस कंपनी से मुंबई एयरपोर्ट आया 5 एयरक्राफ्ट। तो एयर इंडिया अभी वो 5 एयरक्राफ्ट आया, बोइंग कंपनी ने लाया। अभी बोइंग कंपनी क्या कर रहा है, मुंबई एयरपोर्ट से बैंगलोर एयरपोर्ट उसको भेज रहा है एयर इंडिया को बेचने के लिए। तो यहां पे तो भाई ये केस में फॉल करेगा ना, कन्वेयंस इज मूव्ड फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ दैट कन्वेयंस ओनली। तो कन्वेयंस ही जहां पे बेच रहे हो वो टैक्सेबल हो जाएगा। और दूसरा केस क्या है, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज है, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज ऑन सच कन्वेयंस इज टैक्सेबल। तो आप समझो एयरपोर्ट में कोई एयरक्राफ्ट आया, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का सर्विस ले रहे हो, उसमें फ्यूलिंग कर रहे हो, उसका सब कुछ चेक कर रहे हो, तो ये जो सर्विस आपने लिया, साफ सफाई हो रहा है, तो ये सर्विस टैक्सेबल है। दूसरा, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, रिग्स मतलब ऑयल रिग्स, टूल्स एंड स्पेयर्स। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स, स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील्स लाइक क्रेन्स, वो जो जेसीबी होता है ना, पोकलेन, क्रेन्स, ये सब अगर मूव हो रहा है, इफ द मूवमेंट, देखो ये तो मूव किस लिए हो रहा है, तो ये मुंबई का कोई क्रेन है, उसको गुजरात में सड़कें बन रही है तो गुजरात बुला लिया, तो वो तो वहां पे सर्विस देने जा रहा है ना। इफ द मूवमेंट इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच गुड्स देन ओनली इट इज टैक्सेबल। तो समझो ये कोई जेसीबी ने विशाखापट्टनम में उसका फैक्ट्री है, तो उसमें वहां पे कोई क्रेन बनाया, अभी वो क्रेन वो महाराष्ट्र मुंबई भेज रहे हैं कोई कम एलएनटी को बेचने, तो ये केस टैक्सेबल सप्लाई होगा। पर समझो जेसीबी कंपनी से एलएनटी ने लीज रेंट पे ले लिया है, तो एलएनटी उसको बोल रहा है कि भाई भेज दो, ये जो मूवमेंट हो रहा है टू प्रोवाइड द सर्विस, ये आपका सप्लाई कैटेगरी में नहीं आएगा। और दूसरी बात, एनी रिपेयर और मेंटेनेंस डन ऑन सच व्हीकल्स विल बी टैक्सेबल एज सर्विस। तो ये तो बात ऊपर भी देखा हमने, एनी रिपेयर मेंटेनेंस डन ऑन सच व्हीकल्स विल बी टैक्सेबल एज सर्विस। देन
देखो, ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अभी सप्लाई तो हमने डिसाइड कर लिया कि एक ट्रांजैक्शन है, ये सप्लाई बन चुका है। अभी ये सप्लाई, इस पे जीएसटी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ये भी तो एक डिसीजन है ना। सेकेंड पार्ट है टू डिसाइड इफ जीएसटी इज लेविएबल और नॉट। टू डू दिस वी नीड टू चेक टू कंडीशंस: supply made by a taxable person and supply must be a taxable supply। तो supply made by a taxable person, देखो, made by a taxable person, आप कोई टैक्सेबल पर्सन को सप्लाई करना चाहिए, पर रेसिपिएंट यहाँ पे नॉन रजिस्टर्ड हो सकता है। रेसिपिएंट का बात ही नहीं है, रेसिपिएंट कोई भी हो सकता है, चाहे वो टैक्सेबल पर्सन हो, अनरजिस्टर्ड हो, जो भी हो। सप्लाई शुड बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। इधर टैक्सेबल पर्सन किसको बोलेंगे? एक तो वो पर्सन रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, और ही इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड एज पर एग्रीगेट टर्नओवर। ये तो डीम्ड रजिस्टर्ड पर्सन मानते हैं इसको। सेकेंड वाला केस ना डीम कैटेगरी में आता है। एक तो वो रजिस्ट्रेशन ले लिया है, उसके पास जीएसटी नंबर है। दूसरा केस, उसका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो चुका है, पर भाई साहब अभी तक रजिस्ट्रेशन लिया नहीं है, तो उसको भी हम लोग डीम्ड रजिस्टर्ड पर्सन मानेंगे, और ये दोनों केस में ये लोग टैक्सेबल पर्सन में आ जाएंगे। एंड सेकेंड क्राइटेरिया, सप्लाई मस्ट बी ऑफ अ टैक्सेबल सप्लाई। व्हाट डज इट मीन? टैक्सेबल सप्लाई इफ इट डज नॉट कवर्ड अंडर बिलो कैटेगरीज। बिलो कैटेगरी क्या है? अगर ये नील रेटेड सप्लाई है, अगर ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है, अगर ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, ये तीन कैटेगरी में अगर फॉल नहीं करता है, तब उसको हम लोग टैक्सेबल सप्लाई बोलेंगे। तो दो बातें, टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, दोनों सेटिस्फाई हुआ तो इसको हम लोग ये सप्लाई को हम लोग जीएसटी में चार्ज करेंगे, जीएसटी लेवी होगा इसमें, राइट? अभी तक का डिस्कशन आई होप आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सेक्शन 8। सो सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। तो देखो, कंपोजिट सप्लाई, यहां पे ना ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। टू और मोर इंडिविजुअल, अभी ये दोनों के लिए कॉमन सा डेफिनेशन है। टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर। कंजंक्शन मतलब एक दूसरे के साथ ही वो सप्लाई दे रहा है। मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर बाय ए टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस वेयर इट इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई। तो ये फॉर अ सिंगल प्राइस तक आप ये डेफिनेशन मान लो। टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज or any combination thereof made in connection with each other by a taxable person for a single price। अभी ये जो केसेस है, ये एक तो कंपोजिट कैटेगरी में आता है, एक तो मिक्स्ड सप्लाई में आता है। कंपोजिट सप्लाई में कब आएगा? तीन बातें: when it comprises two or more taxable supplies of goods or services or both or any combination thereof, and it is naturally bundled and supplied in a bundle in ordinary course of business। एक तो टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, एक संग दे रहा है। नेचुरली बंडल्ड मतलब वो इंडस्ट्री में वही नॉर्म्स चल रहा है कि नेचुरली ये दोनों सर्विस क्लब होके ही आता है। एंड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जबरदस्ती उसको बंडल नहीं किया गया है। एंड वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। तो ये तीन कंडीशन जहां पे सेटिस्फाई होता है, इट शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई ओनली फॉर देयरफॉर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई हम लोग ने डिटरमाइन कर लिया कौन सा है। तो ये जो पूरा जो बंडल है, ये बंडल को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। जो प्रिंसिपल सप्लाई है, अगर वो प्रिंसिपल सप्लाई है गुड्स का या तो सर्विस का, हम लोग इसको भी वैसे ही क्लासिफाई करके चलेंगे। एंड जीएसटी रेट विल बी ऑफ द मेन सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई का एग्जांपल क्या हो सकता है? बोलो बोलो। छोड़ो, आप लोग सोचोगे नहीं। ओके, तो ये तो कंपोजिट का डिस्कशन हो गया। उसके बाद टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज of goods or services or any combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price where it is not a composite supply। जो भी bundled supply है ना, अगर वो composite supply नहीं बन पाया, वो केस में वो mixed supply बन जाएगा।
कंसिडर द कंपोनेंट विथ हाईएस्ट रेट एंड जीएसटी। अभी ये क्या करेंगे, तो अभी ये जो मिक्स सप्लाई है ये गुड्स का सप्लाई है या सर्विसेज का है, कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, कंसिडर द हाईएस्ट जीएसटी कंपोनेंट। मिक्स सप्लाई का समझो, ये जो आ, अभी ये जो होता है ना दिवाली में जो सेलिब्रेशन प्लेट्स वगैरह बनते हैं फॉर गिफ्ट, कैडबरी या तो हल्दीराम का, तो उसमें एक चॉकलेट है, एक भुजिया है, मिठाई है, तो उसमें से हाईएस्ट रेट, समझो चॉकलेट का जीएसटी रेट फॉर एन एग्जांपल हाई है, तो चॉकलेट को हम लोग, चॉकलेट का जो कैटेगरी है गुड्स है, तो वो पूरा जो मिक्स्ड सप्लाई है उसको हम लोग क्लासिफाई कर देंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। एंड चॉकलेट का रेट अगर 18% हाईएस्ट रेट है तो वो 18% में पूरा को हम लोग कंसिडर कर देंगे। उसके बाद फ्यू स्पेशल केसेस, फूड सप्लाई टू पेशेंट्स। अभी देखो यहाँ पे पेशेंट अगर इन पेशेंट है, इन पेशेंट मतलब हॉस्पिटल में लेटा पड़ा है भैया, एडवाइज्ड बाय अ डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट, तो इसको हम लोग कंपोजिट सप्लाई मानेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, हॉस्पिटल जो बिल जनरेट कर रहा है ना, बेड चार्जेस, ये वो डॉक्टर चार्जेस, वो हो गया आपका ट्रीटमेंट, तो वही प्रिंसिपल सप्लाई है, उसी की कैटेगरी अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्लासिफाई कर देंगे। दूसरा बात क्या है, टू आउट पेशेंट्स, आउटडोर में पेशेंट्स आए हैं वो कुछ खा लिया, अटेंडेंट्स, पेशेंट के संग कोई आया वो खा लिया, या तो विजिटर्स कोई आया है वो कुछ खा लेता है, ऑडिटर गया, ऑडिटर कुछ खा रहा है, तो ये कंपोजिट में नहीं आता है, इसको हम लोग जैसा वो, इसको हम लोग सर्विसेज में क्लासिफाई करके चलेंगे। उसके बाद बस बॉडी बिल्डिंग, देखो बस कैसे बनता है, बस तो जैसे हम आप लोग देख रहे हो इतना बड़ा सा बन के आता नहीं है। अभी फॉर एन एग्जांपल टाटा कंपनी हो गया, या तो अशोक लेलैंड हो गया, स्वराज मजदा हो गया, ये लोग ना चैसिस बेचते हैं, बस तो बन के आता नहीं है, तो बस बॉडी कोई अलग सा कंपनी बनाती है। आप लोग देखोगे ना लिखा हुआ रहता मार्को मार्को पोलो कोचेस, तो मार्को पोलो वो कंपनी है जो वो बस का बॉडी बना रहा है। इट इन्वॉल्व्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, देखो वो तो फिटिंग भी कर रहे हैं, वो सर्विस है, और वो तो स्टील ला रहा है, वो सीट ला रहा है, गुड्स भी दे रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ दिस कंपोजिट सप्लाई इनटू गुड्स और सर्विसेज डिपेंड्स ऑन व्हिच इज द प्रिंसिपल सप्लाई एंड डिपेंड्स ऑन केस टू केस। ये तो मेरिट्स ऑफ द केस पे ये जजमेंटल है भैया, इसमें कोई क्लियर कट कुछ क्लैरिफिकेशन है नहीं। उसके बाद टायर रिट्रेडिंग सर्विस, तो पुराना घिसा हुआ टायर जाता है, उसको ना ये टायर रिट्रेडर्स उसको ठीक करा के फिर से देते हैं कुछ रबर वगैरह ऐड करके। तो इसमें दो बातें हैं, पहला केस है जहां पे ना टायर इज गिवन बाय द रेसिपिएंट, कोई ट्रक वाला है उसका एक टायर घिस गया, वो अपना पुराना टायर लेके गया टायर रिट्रीडर के पास, तो रिट्रीडर ने क्या किया, उसमें उसका सर्विस ऐड किया, उसने रिट्रीडिंग सर्विसेज दिया और फिर से वही टायर भैया को दे दिया, तो ये हो गया टायर रिट्रीडिंग सर्विसेज। तो इसको हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस मान के चलेंगे, मैंने गलती से यहाँ पे गुड्स लिख दिया है तो ये गुड होगा नहीं, दिस विल बी classified as services, okay, so ये यहाँ पे ये, चलो मैं इसको बाद में ठीक कर दूंगा, तो इस ये सप्लाई सर्विसेज कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरा क्या बात है, सप्लाई ऑफ रिट्रीटेड टायर्स, ये केस क्या है, वेयर द सप्लायर प्रोवाइड्स द मटेरियल दैट इज रबर, मतलब जो टायर रिट्रीडर है उसने ही टायर कहीं से खरीद के रखा है पुराना टायर्स, वो खुद उसमें रबर चढ़ा रहा है, सारा सर्विसेज करके नया वाला एकदम फ्रेश टायर आपको कोई ट्रक वाला को बेच दे रहा है। ये केस में मटेरियल जहां पे वो खुद दे रहा है भाई साहब, वो केस में उसको हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स मान के चलेंगे। दूसरा बात है, दूसरा क्या, ये अपने चैप्टर का आखिरी बात है, तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में देखो एक तो बुक्स, पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स, ये सब का जो प्रिंटिंग है, इसमें क्या होता है, वेयर द कंटेंट प्रोवाइडेड बाय द रेसिपिएंट, जो रेसिपिएंट है, समझो आपने कोई, आप ऑथर हो, आपने कोई बुक लिखा, तो कंटेंट तो आप ही दोगे ना भाई उसको, आप उसको कंटेंट दिए, तो वो क्या कर रहा है, अपना प्रेस में पेपर यूज कर रहा है और छाप रहा है, it is predominantly only printing services that he is providing will be classified as services। दूसरा कैटेगरी क्या है, प्रिंटिंग ऑफ एनवेलप्स, कार्ड्स एटसेट्रा, तो वेडिंग कार्ड्स हो गया, इनविटेशन कार्ड्स, एनवेलप्स, नैपकिन, कोई रेस्टोरेंट ने उसका नैपकिन उसने खुद प्रोवाइड किया, बोलता है कि भाई मेरा रेस्टोरेंट का नाम लगा के दे दो, वेयर
द प्रीडोमिनेंट सप्लाई इज द गुड्स। यहाँ पे आप रियल वैल्यू सोचो, जो बुक्स पैम्फलेट है उसमें तो आपका रियल कौन सा चीज था, वो तो कंटेंट रियल है ना। मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंटेंट प्रीडोमिनेंट। और यहाँ पे जो एनवेलप कार्ड एटसेट्रा है, इसमें तो कंटेंट का कुछ वैल्यू है नहीं, इसमें तो मेन तो आपको वो सामान चाहिए, तो आपको वो मटेरियल आपका इंपॉर्टेंट चीज है। तो वेयर द प्रीडोमिनेंट सप्लाई इज द गुड्स, इन दिस केस इट विल बी ट्रीटेड एज गुड्स। तो आई थिंक ये प्यारा सा चैप्टर यहाँ पे आके दम तोड़ देता है। तो सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रेड विथ शेड्यूल 1 to 3 हम लोग ने कवर किया, few illustrative cases, and section 8 which discusses about composite and mixed supply. I think itna discussion this will be sufficient for your understanding of this beautiful chapter. तो इसके बाद आप लोग ICAI स्टडी मटेरियल में जितने भी इलस्ट्रेशंस है वो खुद से करो। अरे मैं तो हुई भैया, मैं तो फिर आऊंगा, तो पहले तो आप कोशिश करो। 2-4 दिन के अंदर मैं क्वेश्चन आंसर्स का इसका डिस्कशन का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसके पहले खुद ट्राई करो, राइट। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग and do hit the subscribe button if you like this video, and share among your friends if you find it useful. And I'll provide my Telegram channel link and my contact number in the description. So for any query or any doubt, you can reach out to me. So guys, tab tak ke liye bye bye, take care and love you all.